नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने भारत देश के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही कोरोना वायरस का दूसरा लहर आया, ये बात तो तय हो गया कि अब ये मुद्दा भारत देश में एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। ना ही केवल राजनीतिक मुद्दा, ये देशवासियों के लिए भी ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। इसलिए मैं आपको पिछले 7 साल, लास्ट 7 ईयर्स, जब से मोदी जी आए और अभी तक के बीच का टोटल डिटेल मैं आपको एकदम जल्दी जल्दी बताऊंगा, ताकि आपको टोटल एक आइडिया हो जाएगा कि भारत के इकोनॉमी के साथ बेसिकली हुआ क्या। अगर आप कौशिक बसु को जानते होंगे, कौशिक बसु एक भारत के बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने एक बात कहा था कि अगर आप भारत देश से प्यार करते हैं तो आपको भारत की अर्थव्यवस्था से प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत का अर्थव्यवस्था ठीक है तभी भारत का नाम दुनिया में है, तभी लोग भारत का इज्जत करेंगे और भारत तभी अपने यंग लोगों को नौकरी दे पाएगा। इस दुनिया में जो बाइडन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, उनका क्यों वैल्यू है? क्योंकि उस देश की का जो इकॉनमी है वो $22 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। सी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, कुछ भी बोलते हैं, क्यों वैल्यू है? वो लगभग $16 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है। भारत देश के प्रधानमंत्री का इतना क्यों वैल्यू है? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। 135 करोड़ की आबादी का देश है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो लोग उनका इज्जत करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए अगर वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया तो उसका एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू बन जाता है, बहुत बड़ा रिवेन्यू का सोर्स है। कोका कोला, पेप्सी, आप दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनी, मैकडोनाल्ड, जितनी भी कंपनीज को जानते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से बहुत पैसा कमाया है। तो इसीलिए कौशिक बसु का यह बात कहना बिल्कुल सही है कि हमें अपने अर्थव्यवस्था से जरूर प्यार करना चाहिए। तो आइए मैं आपको थोड़ा एक डिटेल बताता हूँ। साल 2016-17 में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 8.2% था, फिर उसके बाद 7.2%, फिर उसके बाद 6.2% और फिर लास्ट में 4.2%। ये हमारा कोविड के पहले का स्थिति था। और कोरोना वायरस में पूरे साल भर लॉकडाउन रहा, कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस रहे, जिसके कारण भारत सरकार का कहना है कि -8% जीडीपी घटा है। कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कम से कम भारत का इकोनॉमी -10% गिरा है, माने 10% भारत का अर्थव्यवस्था सिकुड़ गया है ऑलरेडी। सीएमआई का डाटा है कि कम से कम 1,80,00,000 लोग का नौकरी गया है, सैलरीड जॉब। आप जानते हैं भारत का इकोनॉमी दो भाग में बढ़ता है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। हम लोग को सिर्फ फॉर्मल सेक्टर का जानकारी है, जो कि 10% हमारा इकोनॉमी है। 1,80,00,000 लोग का कम से कम नौकरी गया है। तो लोग का ये कहना था कि जो नेक्स्ट ईयर है, ये साल अगर ठीक होता, आईएमएफ ने भी प्रिडिक्शन किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, कि अगर ये इकोनॉमी ठीक रहेगा, अगर इस साल सब कुछ ठीक रहा तो 11.5% हमारा ग्रोथ रेट होगा। लेकिन वही है, फिर वापस से अप्रैल आते आते हल्का फुल्का रेस्ट्रिक्शन शुरू हुआ और मई तो पूरा का पूरा देश ही ऑलमोस्ट 95% बंद रहा। तो वापस से ये एक बहुत बड़ी चिंता हो गई है। फिर से पता नहीं कितने लोग बेरोजगार होंगे, उनका घर कैसे चल रहा होगा, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। प्लस जो लोग नौकरी में भी हैं वो भी काफ़ी टेंस्ड है, खासकर सेल्स के लोग। मैं खुद सेल्स में काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि अभी उन पर कितना अधिक प्रेशर होगा। तो आप ये जानना चाहें कि बेसिकली हुआ क्या, गड़बड़ी हुआ क्या? क्या नरेंद्र मोदी जब आए थे तभी से सब गड़बड़ाया? मैं आपको तब बताता हूँ। जब नरेंद्र मोदी आए 2014 में, तब से लेकर अगले 2 साल तक भारत का अर्थव्यवस्था ठीक रहा, तभी इसलिए 2016-17 में 8.2% जीडीपी का ग्रोथ रेट है। कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता होगा, ये 2%, 8% क्या है? मान लीजिए आप भारत का अर्थव्यवस्था 100 रुपया है, इस साल भारत का अर्थव्यवस्था 5% बढ़ा, मतलब भारत का इस साल अर्थव्यवस्था 105 रुपया हुआ। यही मतलब है, इकॉनमी का साइज बढ़ता है अगर आपका ग्रोथ रेट बढ़ता है तो अगले 2 साल तक सब ठीक रहा। लेकिन उन्होंने कर दिया नोटबंदी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन कहते हैं कि नोटबंदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंचाई। भारत एक उभरता हुआ अर्थव्यवस्था था, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ठीक से भी उभरा भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा चोट पहुंचाया नोटबंदी करके। फिर उन्होंने जीएसटी लाया। जीएसटी का सब लोग तारीफ करते हैं, गवर्नर राजन भी कहते हैं कि एक अच्छा चीज़ था, बस इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी जल्दी हुआ, जो कि इतने बड़े देश में ये पॉसिबल नहीं है। आपको पायलट बेसिस पर करना पड़ता है, एक स्टेट में लगाया, 2 स्टेट में लगाया, एक सेक्टर में लगाया, फिर धीरे धीरे। लेकिन मोदी जी ने बहुत जल्दी जल्दी इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसका कि नुकसान हुआ। कौशिक बसु कहते हैं कि आईबीसी लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये क्यों लाया गया था? जितने भी बड़े बैंक्स हैं उनके एनपीए को साफ करने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, उनके बैड डेप्ट को हटाने के लिए, बड़े बड़े व्यापारी से कहने के लिए कि तुम पैसा चुकाओ, अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने के लिए। रघुराम राजन ने कहा कि ये 2017 तक ये पॉलिसी ठीक था। 2018 के बाद जैसे ही चुनाव नज़दीक आने लगा, उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को ठीक लिया नहीं।
कई लोगों का तो ये भी कहना है कि शायद सरकार चाह ही नहीं रही थी कि एनपीएस ठीक से क्लियर कि उनको चुनाव में उनको बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने थे, क्योंकि चुनाव में उनको चंदा लेना था, तो आप उनका बैड डेप्ट क्लियर कहाँ से करते? इसलिए बैंक्स जो है ओवरलोडेड हो गए, ओवरबर्डन्ड हो गए। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो मीडियम एमएसएमई है, जो कि बहुत अधिक नौकरी जनरेट करता है, वहाँ भी काफ़ी सारा बैड डेप्ट है। इसलिए गवर्नर राजन कहते हैं कि हमें इस बैड डेप्ट को जल्द से जल्द क्लियर करना पड़ेगा, ताकि उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो और वो फुल फंक्शनिंग में आए, ताकि वो अधिक से अधिक लोगों को नौकरी दे सके। उसके अलावा जो बात एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने कहा कि लोकल इलाका में तो हमारे पास मनरेगा है, अर्बन एरिया में उस तरह का कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं। आप जानते होंगे पिछले साल लॉकडाउन में जब लोग गांव की तरफ गए तो बहुत सारे लोगों ने मनरेगा के लिए अप्लाई किया। अचानक से मनरेगा का बजट भी बहुत बढ़ गया, मोदी जी ने भी मनरेगा में पैसा डाला काफ़ी मात्रा में। उनका कहना था कि हमारा शहरी क्षेत्र में कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। बोले अगर किसी आदमी का बैंक अकाउंट में 5,000 रुपया ही है और जानता है कि अगले 3 महीना तक उसको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर वो पैसा वो भी खर्च नहीं करेगा। और अगर आप पैसा खर्च नहीं करेंगे तो कोई डिमांड ही जनरेट नहीं होगा। अगर डिमांड जनरेट नहीं होगा तो फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेगा? मैं आपको अमेरिका का एक उदाहरण दे दूँ। अमेरिका ने टोटल इस कोविड से निपटने के लिए $6 ट्रिलियन का खर्च किया है। $22 ट्रिलियन का देश है, $6 ट्रिलियन खर्च किया है। उसने जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी अमेरिका में 2008 में, उसमें भी $800 बिलियन खर्च किया था। अपने सिटीजन का बहुत ध्यान रखता है इस मामले में, आपको उसका तारीफ करना चाहिए, इसलिए वो दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको पता नहीं होगा। अमेरिका का जो जीडीपी का जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, कितना सामान प्रोड्यूस करता है? $600 बिलियन। अभी बाइडेन ने कितना पैसा दिया? $1.9 ट्रिलियन। माने जितना प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है उसका 3 गुना पैसा अधिक बाइडेन ने दिया। वही वहाँ के ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि आप जितना प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी उसका 3 गुना पैसा दे रहे हैं, लोग के पास बहुत अधिक पैसा हो गया। अचानक से क्या होगा कि डिमांड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के चक्कर में आप इन्फ्लेशन बहुत अधिक बढ़ा देंगे। तो वहाँ पे इतना अधिक फिस्कल स्टिमुलस के रूप में पैसा दिया गया। हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान का जीडीपी -8 से -10% के बीच घटा। भारत सरकार ने कितना फिस्कल स्टिमुलस दिया? 2.2% ऑफ जीडीपी। दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज ने कितना दिया? 4.47% ऑफ जीडीपी। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? या तो सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट में कैश के रूप में देती है पैसा, नहीं तो आपका इंटरेस्ट रेट ये टैक्स कम देती है। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? भारत ने फिस्कल स्टिमुलस ठीक दिया 13% ऑफ द जीडीपी। इसमें आरबीआई आपका इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, जो कि आप लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट। लेकिन फिस्कल स्टिमुलस का बहुत बड़ा वैल्यू है। गवर्नर राजन कहते हैं, उन्होंने उस टाइम कहा था कि भारत के बॉटम 20% पॉपुलेशन को प्रत्येक महीना 7,000 रुपये 7,000 दीजिए, अगले 4 महीने तक, मैंने लगभग 30,000 दीजिए, आपको इसका खर्चा 65,000 करोड़ आएगा। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि आप भारत के बॉटम 50% को 7,000 प्रत्येक महीना दीजिए। हमारे पास इतना ये है, हमारा अगर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आप निकालते हैं तो आपका 200 लाख करोड़ के पास आता है। रियल जीडीपी निकालते हैं तो आपका उस टाइम 148 लाख करोड़ था, अब तो जब घट गया तो 138 लाख करोड़ के पास पहुंच गया। आप दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों लोग कांग्रेस को फेवर करने वाले लोग हैं या कहीं ना कहीं कांग्रेस से अटैच्ड रहे हैं, तो इन्होंने उनका बात ही नहीं माना। आरबीआई रघुराम राजन को तो कांग्रेस ने गवर्नर बनाया था और अभिजीत बनर्जी भी इनके न्याय स्कीम के साथ जुड़े हुए थे, तो इन्होंने उनकी बात ही नहीं मानी। कहने का मतलब डायरेक्ट कैश देना जरूरी है। अमेरिका में एक परिवार में हस्बैंड वाइफ और 2 छोटे बच्चे को 9,23,000 रुपये दिया गया, 9,23,000, ताकि आपके पास कैश हो और आप इसको खर्च कर सकें। एक बार मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उसने मुझसे कहा कि मुफ्त का पैसा चाहते हो। अरे मुफ्त का पैसा वैसा नहीं, इस दुनिया में जितने भी देश के पास पैसा है उसने अपने सिटीजन को पैसा दिया है, ताकि आपके पास डिमांड होगा, पैसा होगा, तभी आप सामान खरीदेंगे और उस तरीके से कोई ना कोई डिमांड जनरेट होगा और कंट्री जो है मीन्स ठीक रास्ते पे चलेगी। तो मेरा यही फाइनली आप लोग से कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था का जरूर ख्याल रखें। हमेशा इसके बारे में जब भी कोई हो कुछ ना कुछ पोस्ट लिखते रहें, ग्रुप में पोस्ट शेयर करते रहें, इसका बहुत फ़ायदा होता है। मैं कई दफ़े पोस्ट शेयर करता हूँ और मैं जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ, वो जब बताते हैं कि तुमने उस दिन ये शेयर किया था, उस दिन वो शेयर किया था, अच्छा लगता है कि चलो आप कुछ लिख रहे हैं, लोग उसको पढ़ता तो है कम से कम। ठीक है, शायरी भी शेयर करता हूँ, वो भी लोग बताता है कि तुमने वो शायरी शेयर किया था। तो कहने का यही मतलब, मैंने आपको टोटल बता दिया कि लोग का क्या कहना है। अगर इस मेस से निकलना है तो अरिंदा चक्रवर्ती कहते हैं कि सरकार को अधिक से अधिक कैश प्रिंट करके लोगों के हाथ में देना चाहिए और अपने सरकार को खर्चा अपना बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। अभिजीत बनर्जी भी यही बात कहते हैं कि सरकार को अपना खर्चा बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए। अगर खर्च बढ़ाएगी तभी जो है देश में
वापस से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उन्होंने चाइना का एग्जाम्पल दिया, जब चाइना अपना खर्च बढ़ाती है तो जीडीपी पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय का 10 गुना अधिक खर्च करती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है साल का? 1,55,000 रुपये। चीन का कितना है? $7,700 के आसपास था। तो उसका 10 गुना अधिक वो खर्च करती है जब वो सप्लाई साइड में खर्च करती है। तो यही है कुल मिला के कहना। रघुराम राजन कहते हैं कि भारत में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने होंगे, बैंक का एनपीए क्लियर करना पड़ेगा, एमएसएमई का, मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर इंटरप्राइज का जो आपका लोन है वो क्लियर करना पड़ेगा, जो इन्होंने का जो बैड डेप्ट है वो क्लियर करना पड़ेगा। वो बोले कि लैंड रिफॉर्म लाना पड़ेगा, लेबर रिफॉर्म लाना पड़ेगा। तो ये सब जरूरी है कि जैसे वाजपेयी गवर्नमेंट ने FRBM एक्ट लाया था और यूपीए 1 के टाइम में जीडीपी का ग्रोथ रेट 9% से ऊपर शूट कर गया था, तभी जाकर हमारा देश ठीक से होगा। रघुराम राजन कहते हैं कि जब 2009-10 के करीब जब एशिया के बारे में बात होता था तो 2 मुल्क का नाम लिया जाता था, उसको बोलते थे चिंडिया, चाइना प्लस इंडिया। अब वो स्थिति नहीं है। वो कहते हैं रघुराम राजन कि 2010 में हम लोग मात्र 5 से 10 साल पीछे थे चाइना के, ओनली 5 years to 10 years बिहाइंड। अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, वो बहुत आगे निकल गया है, हम लोग बहुत पीछे हैं। आपको मैं हिंदुस्तान के बारे में बता दूं, हमारा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन भी ठीक नहीं है। इधर से पाकिस्तान है, इधर से चाइना है। अगर हमको अपने डिफेंस पे भी खर्च करना है तो हमको अपना ग्रोथ रेट बहुत ठीक रहना पड़ेगा। अगर इकॉनमी मजबूत रहेगी तभी हम स्वास्थ्य पे खर्च कर पाएंगे, शिक्षा पे खर्च कर पाएंगे, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोग ठीक से जी पाएंगे। यही कुल टोटल इकॉनमी के बारे में मुझे आपको बताना है। कई बार मैं इकॉनमी के बारे में सोचता हूँ, काफ़ी परेशान होने लगता हूँ, लेकिन फिर सोचे चलिए, गांधी जी कहते हैं कि अगर आप एक आदमी को भी कोई चीज़ बताते हैं तो आपका काम हो गया। इसलिए मैंने कहा चलिए आज अपने जितने भी दोस्त हैं और जो भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर्स हैं, मैं उनको सब बता दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।